गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। हमने चैप्टर 2 में पहले रीड किया था कि वर्ण किसे कहते हैं और वर्णों के प्रकार कितने होते हैं। उसमें से हमने रीड किया था कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर के बारे में मैंने आपको बताया था कि स्वरों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है, उन्हें स्वर कहते हैं। ये स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं, यानी कि ये इंडिपेंडेंट हैं, इनको किसी की अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। ये आपके स्वर हैं। अब अंग अ और अह, इन स्वरों को देखते हैं हम किस नाम से जाना जाता है। अंग अनुस्वार, चंद्र बिंदु, अनुनासिक तथा 2 बिंदु विसर्ग कहलाते हैं। ये भी वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इनका स्थान स्वरों के बाद, जो ये अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग हैं, इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले होता है। नेक्स्ट है अनुस्वार। अनुस्वार, इसका उच्चारण नाक से होता है। अंग का चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु होता है। जब आप इस वर्ड को बोलकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी जो आवाज़ है, ध्वनि है, वह नाक से सुनाई देती है। जैसे हंस, कंस, कंघा, बंदर। अब आप इनको बोलकर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी जो उच्चारण है वो नाक से होता है। नेक्स्ट है आपके पास अनुनासिक। इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। इसका उच्चारण नाक और गले से होता है। अनुस्वार का उच्चारण केवल नाक से होता है। इसका जो चिन्ह है वो है चंद्र बिंदु, शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु। जैसे गांव, चांद, पाँव, आंगन। अब इनको आप बोलकर देखोगे तो आपको पता लगेगा कि इसकी जो ध्वनि है वो नाक और गले से सुनाई दे रही है। नेक्स्ट है हमारे पास विसर्ग। विसर्ग कौन से होते हैं? जो 2 बिंदु होते हैं वो हमारे विसर्ग कहलाते हैं और इनका उच्चारण ह की तरह होता है। इसकी जो साउंड होती है विसर्ग की, वह ह की तरह होती है। आपको चिन्ह मैंने अभी बताया है कि 2 बिंदु होते हैं, जैसे अतः, पुनः, प्रातः, प्रातः। ठीक है, जहाँ पर विसर्ग होगा वहाँ पर ह की साउंड सुनाई देगी। विशेष, अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण अ को भी स्वरों में शामिल कर लिया गया है। जैसे डॉल, कॉल, बॉक्स, ऑफिस, डॉक्टर, टॉय, कॉटन आदि। अब ये जो है इसको भी ओ की ध्वनि में ही काउंट किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास है स्वरों की मात्राएं। अब स्वर कौन से थे? अ, आ, ई, वो हमारे स्वर थे और हमने उनकी मात्राएं भी रीड की हुई हैं अपनी जूनियर क्लासेस में। चलिए उसको देखते हैं कि डिटेल में उसे हम कैसे समझेंगे। भाषा को शुद्ध रूप में लिखने के लिए, भाषा को शुद्ध रूप में लिखने के लिए हमें मात्राओं का सही ज्ञान और प्रयोग करना। ज्ञान मतलब कि हमें नॉलेज होनी चाहिए किसकी? मात्राओं की, और उसका प्रयोग और उन मात्राओं को यूज़ कैसे करना है वो हमें आना चाहिए। प्रत्येक स्वर की अपनी मात्रा होती है। अब जैसे हमने बचपन में किया था, अ की कोई मात्रा नहीं होती है। आ की एक मात्रा खड़ा डंडा। ई की मात्रा छोटी ई, ऐसे। बड़ी ई, इसकी मात्रा ये होती है। ऊ की मात्रा ऐसे होती है। तो ये क्या कहना चाहता है कि प्रत्येक स्वर, जैसे हमारा जी, हर स्वर की एक अपनी मात्रा होती है और इन मात्राओं के लिए कुछ विशेष चिन्ह होते हैं। जैसे इन मात्राओं के लिए विशेष चिन्ह बने हुए हैं कि इन चिन्हों को ही हम यूज़ करके व्यंजन और अपनी भाषा को शुद्ध रूप में लिखते हैं। ठीक है,
जैसे व्यंजन के साथ लगने वाले स्वरों के विशेष चिन्हों को हम मात्रा कहते हैं। व्यंजन के साथ लगने वाले स्वरों के विशेष चिन्ह, अब ये हैं हमारे स्वरों के विशेष चिन्ह, इनको हम मात्रा कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखना है मेला, अब मैं लिख रही हूँ मेला, लेकिन मुझे मात्रा का पता नहीं है, तो क्या ये मेरा मेला बना? नो। क्यों नहीं बना? क्योंकि इसमें अभी कोई मात्रा ही नहीं लगाई है। अब मुझे जब मात्रा का ज्ञान हो गया है और जब मुझे उसका यूज़ करना आता है कि मात्रा मैंने कहाँ लगानी है, अब मैं म के साथ कौन सी साउंड बोल रही है? ए, तो ए की मात्रा यहाँ पर लगेगी। में ला, आ की मात्रा यहाँ लग गई। तो ये अब मेरा शुद्ध रूप भाषा का जो है वो मुझे मिल गया है। तो इसमें मैं क्या बता रही हूँ आपको कि जब तक हमें मात्राएं नहीं पता हैं तब तक हमारा भाषा शुद्ध रूप में, हमारी भाषा जो है वो शुद्ध रूप में नहीं लिखी जा सकती है। हमें मात्राओं का ज्ञान होना ज़रूरी है और उनका यूज़ कैसे करना है वो भी हमें आना चाहिए। इसी प्रकार से आपको इसमें मात्राएं दी हुई हैं। ये हमारे स्वर हैं, ये इनकी मात्राएं हैं। अ की जैसे मैंने आपको बताया कि कोई मात्रा नहीं होती है। ये आप सब ने मात्राएं पढ़ी हुई हैं, आप सब ने ये मात्राएं रीड की हुई हैं, ठीक है। अब देखिए व्यंजन के साथ जब मात्रा लगती है तो कैसे लिखा जाता है। म में अ जोड़ेंगे तो अ की कोई मात्रा नहीं होती है, तो ये पूरा म बन जाएगा। छ में आ छा, च में ई ची, ख में ई खी, प में उ पू। ऐसे ही आपके सभी व्यंजन हैं, उनके साथ मात्राएं हैं और ये नया व्यंजन पूरा मात्रा के साथ तैयार हो रहा है। अब इनके शब्द देखते हैं। जैसे म शब्द हमें यहाँ प्राप्त हुआ था, म अक्षर था तो म से शब्द क्या बना? मन, मत। छा अक्षर से छाता, छापा। ची से चिड़िया, चिट्ठी। ऐसे ही क में री लगेगी तो क्री, कृपा, कृषक। पै, पैर, पैसा। बो, बोना, बोछार। ठीक है, ये हमारे स्वर हैं, मात्राएं हैं। मात्राएं जब व्यंजन के साथ लगी हैं और उसके बाद जो शब्द प्राप्त हुए हैं इस इंडेक्स में आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या कहता है कि स्वर जब शब्दों के प्रारंभ में आते हैं, जो स्वर हैं हमारे अ आ इ ई, जब हम कोई शब्द लिखते हैं उसके शुरू में आते हैं तब इनका प्रयोग मात्राओं के रूप में ना करके इनके मूल रूप यानी कि जैसे ये अब हैं इसी रूप में लिखा जाता है। कब? जब ये किसी शब्द के शुरू में आते हैं। जैसे अ से अनानास, आ आम, आटा। ई इडली, इमारत। ई ईख, ईद। उ उल्लू, उजाला। अब देखिए क्या हम उल्लू की अगर मात्रा लगाएंगे शुरू में, हमें पता है कि छोटा ऊ है, उ ल बड़ा ऊ, क्या हम इसे उल्लू पढ़ सकते हैं? मात्रा तो हमें पता है ये छोटे ऊ की है, नहीं ना। क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? क्योंकि ये हमें मात्रा नहीं लगानी है यहाँ पर, ये गलत है। हम किसी व्यंजन के साथ मात्रा का यूज़ कर सकते हैं लेकिन अकेली मात्रा वो भी शुरू में शब्द में नहीं आ सकती है। तो यहाँ पर इसकी जगह पर उसका मूल रूप जो मात्रा जिस स्वर की मात्रा है उसका मूल रूप यानी कि ऊ की मात्रा है तो ऊ आधा ल, पूरा ल, बड़े ऊ की मात्रा उल्लू, इस प्रकार लिखा जाएगा। इसमें आपको ये बताना चाहता है कि जब स्वर शब्दों के शुरू में आते हैं तब वो अपना असली रूप लेकर आते हैं। जैसे यहाँ पर हैं वैसे ही शुरुआत में लगेंगे। यहाँ पर इनकी मात्राएं नहीं लगेंगी बल्कि अपना रूप लेकर ही शब्द तैयार करेंगे। नेक्स्ट है व्यंजन। अब हमने स्वर किया था, अब नेक्स्ट है व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अब स्वर में क्या था कि उसके उच्चारण के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, लेकिन जो व्यंजन होते हैं उनके उच्चारण के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते, ये स्वतंत्र नहीं होते, ये डिपेंडेंट होते हैं किस पर? स्वरों की सहायता पर। सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला होता है। जैसे क जमा अ क। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि सभी व्यंजन हलंत लगाकर
आधा रूप लिए होते हैं जब इसमें अ की ध्वनि जुड़ती है, तो ये क, ख, ग, घ, च, छ, झ ऐसे प, फ, ब ऐसे बनते हैं और उनके स्वरों के बिना ये आधे होते हैं इस तरह से हलंत के साथ। एक्चुअल रूप इनका ये होता है, लेकिन जब इन सब में अ जुड़ जाता है तो ये पूर्ण व्यंजन बन जाते हैं। क से म तक हमारे व्यंजन हैं। उसके बाद य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है। श, श, स, ह ऊष्म व्यंजन है और क्ष, त्र, ज्ञ, श्र संयुक्त व्यंजन है। ये आपको अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी। संयुक्त व्यंजन, अब देखिए संयुक्त व्यंजन क्या है। ये आप अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे डीपली। अभी आपको बताया जा रहा है कि संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। संयुक्त व्यंजन देखिए क्या होता है, दो अलग अलग व्यंजन जब मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं, दो अलग अलग व्यंजन मिलकर या उनके मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क्ष, त्र, ज्ञ, श्र ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4। अब देखिए दो अलग अलग व्यंजन मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, क जमा श षटकोण वाला, तो ये बनता है क्ष। क्ष, रक्षा, शिक्षक, ज, ज्ञ, ज्ञ, यज्ञ, ज्ञान, ज्ञान। अब इसे आप बोलकर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें किस किस की साउंड आती है और ये दो अलग अलग व्यंजन मिलकर एक नया व्यंजन बना रहे हैं। इसी तरह से त जमा र त्र, श जमा र श्र, पत्र, मित्र, श्र से श्रम, आश्रम, श्रम या परिश्रम, आश्रम, श्रमिक, ये आपके श्र से बनने वाले शब्द हैं। अब डेफिनेशन यानी कि इसकी परिभाषा देखते हैं। क्या कहता है कि दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जब दो अलग अलग व्यंजन मिलकर एक नया व्यंजन तैयार करते हैं उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हाँ जी, सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है विशेष। अब कुछ विशेष बातें बता रहा है, देखते हैं इसमें क्या कहते हैं कि अरहित व्यंजन इस प्रकार लिखे जाते हैं। जब हम अ के बिना व्यंजनों को लिखते हैं तो वो ऐसे लिखे जाते हैं। अभी मैंने आपको पीछे बताया ना कि सभी व्यंजन अ के बिना हलंत लगाकर लिखे जाते हैं। इनके नीचे लगने वाली तिरछी रेखा हलंत कहलाती है। क्या कहलाती है, हलंत कहलाती है। ड, ढ वर्णों के नीचे बिंदु लगाकर ड़, अढ़ ध्वनियाँ बनती हैं। इन्हें भी व्यंजन के रूप में अपनाया गया है। सड़क, अड़क, अड़, सड़क नहीं कहते ना हम, सड़क बिंदु लगाकर बोलते हैं उसे अड़। ढ, पढ़ाई, पढ़ाई नहीं होता, पढ़ाई बिंदु लगाकर अढ़ की साउंड देता है, इसलिए उसे हम पढ़ाई बोलते हैं, पढ़ाई नहीं बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है भाषा में इनका व्यापक प्रयोग होता है। जैसे घोड़ा, गाड़ी, कपड़ा, सड़क, गुड़, पढ़ना, चढ़ाई। अभी मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था, वही इसमें बता रहा है कि भाषा में इसका व्यापक यानी कि बहुत अच्छे से प्रयोग होता है, खूब प्रयोग होता है। जैसे इन सब शब्दों को आपने पढ़ा है। अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से आए अ स्वर की तरह ही ज के पाँव में बिंदु ज, फ के पाँव में बिंदु फ व्यंजनों को भी अरबी, फारसी के प्रभाव से हिंदी में अपना लिया गया है। जो ये दो शब्द हैं इनको भी अब फारसी से अरबी फारसी के शब्द हैं और इनको अब हिंदी में यूज़ करने लग गए हैं, क्योंकि इन व्यंजनों के प्रयोग से शब्द के अर्थ में बदलाव आ जाता है। जैसे ज़मीन, बाजार, दफ्तर, फीता, अफसोस। ठीक है। नेक्स्ट है वर्णमाला।
वर्णमाला किसे कहते हैं? एक निश्चित क्रम में एक साथ लिखे गए वर्ण, एक निश्चित यानी कि एक जो तय किया हुआ क्रम है, सिस्टमेटिक जो अरेंजमेंट है, एक साथ लिखे गए वर्ण वर्णमाला की रचना करते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है। भाषा में वर्णों के एक निश्चित क्रम में बंधे हुए समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। भाषा में वर्णों का जो एक निश्चित क्रम होता है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला के वर्ण आप पिछले पृष्ठों पर पढ़ चुके हैं। हिंदी वर्णमाला के वर्ण आप पिछले पृष्ठ पर, यानी पृष्ठ मतलब पिछले पेज पर आपने पढ़ा है। अब देखिए विशेष र के विभिन्न रूप। अब देखिए जो र होता है उसको भी हम कई रूपों में यूज करते हैं। र के विभिन्न रूप अब कैसे बताता है कि चलिए देखते हैं। बच्चों, पिछली कक्षा में आपने र में उ की मात्रा लगाने के विषय में पढ़ा था। र के अपने कुछ अन्य रूप भी हैं, जैसे पूर्व, सूर्य, ड्रम, राष्ट्र, क्रम, भ्रम आदि। इन सभी शब्दों में र वर्ण का प्रयोग हुआ है, लेकिन अब इन सब जो शब्द हमने पढ़े हैं, पूर्व, सूर्य, ड्रम, इन सब में र का यूज हुआ है, लेकिन सभी का रूप अलग अलग है। अब किसी में तो ऐसे ऊपर आया है, किसी में ऐसे पाँव में आया है और किसी में वी शेप में आया है। ठीक है, अब देखती हैं कि इस विषय में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे ये कब और कहाँ लगाए जाते हैं। ठीक है, इसमें हम नेक्स्ट आपकी जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कि इनका यूज ऐसे क्यों किया जाता है और ये कब और कहाँ लगाए जाते हैं। आइए र वर्ण से बनने वाले कुछ और शब्द देखें। स, अब ये है पूरा र, इसकी साउंड कैसे आएगी? स र स, सरस। र आत रात, ल क ई र, लकीर। अब ये है खर्च, वर्षा, धर्म, ट्रेन, ड्रामा, राष्ट्र, प्रथा, ग्राहक, समुद्र। अब इनका वर्ण विच्छेद कैसे किया इन्होंने? देखिए, ख हलंत वाला आधा, इसमें अ ध्वनि जुड़ी तो ये ख बन गया। र आधा रहेगा, ही इसी वजह से ये रेफ का रूप लेता है, इसे हम रेफ कहते हैं। रेफ वाला र, ये हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। तो इसमें स्वर नहीं जुड़ा, रेफ वाला र आधे होने के कारण ये अगले व्यंजन के ऊपर जुड़ गया। च जमा अ, खर्च। अब ये बन गया ख, च र ऊपर चढ़ गया तो इसको बोला जाएगा खर्च। ट्रेन, ट र ए। अब देखिए ट र ए न जमा अ, ट्रेन। प्रथा, प र अ थ आ, प र अ था। अब ये क्या है मैं आपको हल्का सा बता देती हूँ। ये जो र था ये स्वर रहित है, इसमें स्वर नहीं जुड़ा है, तो ये रेफ का रूप ले लिया इसने। ठीक है, खर्च ये ऊपर चला गया। अब जो ये है ट र ए न अ, अब इसमें जो गोल अक्षर होते हैं ट ड, ये जो अक्षर हैं इनके नीचे र हम इस प्रकार लगाते हैं, क्योंकि ये व्यंजन इस प्रकार से हमारे पास स्वर रहित है। जब हमें इसमें पूरा र जोड़ना है तो र में इसके लिए जगह नहीं है, तो इसके पाँव में ऐसे आ जाता है और ये र इस तरह से शेप ले लेता है। ठीक है, प्रथा, अब र स्वर रहित, स्वर सहित है, सॉरी, इसमें स्वर जुड़ा हुआ है तो ये बन जाएगा प्रथा। इसमें र व्यंजन के पाँव में लगकर बोला जाएगा प्रथा। ठीक है,
चलिए दोहराते हैं फिर से एक बार, हमने पूरे लेसन में क्या रीड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। जो वर्ण होते हैं वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया था ना। हाँ जी, कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले होते हैं स्वर और फिर होते हैं व्यंजन। स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, यानी कि इसमें किसी भी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, जबकि व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। व्यंजन जो हैं वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। स्वरों का प्रयोग उनके मूल रूप में भी होता है। हमने पढ़ा था ना कि जब स्वर किसी शब्द के आरंभ में लगते हैं तो वो अपने मूल रूप में आते हैं। वही ये यहाँ पर कहना चाहता है कि स्वरों का यूज उनके मूल रूप में भी किया जाता है। व्यंजन के साथ लगने वाले स्वरों के विशेष चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। जब व्यंजन के साथ स्वरों की जो विशेष चिन्ह होते हैं उनको हम मात्रा कहते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 हैं। ये मैंने आपको बताया था कि इनकी संख्या कितनी है संयुक्त व्यंजनों की, 4। कौन कौन से ये आप सभी याद रखेंगे, बोलकर देखिए। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। और वर्णों के निश्चित और क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का जो एक निश्चित समूह होता है या क्रमबद्ध मतलब कि जो एक उसका ऑर्डर सेट किया हुआ है उसको हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे अभी मैं आपको बताती हूँ कि अब हम शुरू से कैसे पढ़ते आ रहे हैं, क ख ग घ य च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण। ये हम ऐसे ही लिखते हैं क्योंकि ये क्रमबद्ध किए हुए हैं, इनको ऐसे ही अरेंज किया गया है, इनके लिए रूल बना है कि इनको ऐसे ही लिखा जाएगा। क्या हमने कभी ऐसे किया है कि च वाली लाइन को पहले लिख दिया, उसके बाद क वाली, फिर प वाली आ गई, उसके बाद ट वाली नीचे आ गई। नो, क्यों? क्योंकि इनको पहले से ही निश्चित और क्रमबद्ध समूह में तय किया गया है। हाँ जी, आशा करती हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। Thank you so much for watching this video.